सीधी सी बात कर लेते हैं, आज जो सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, एनएफओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कितना उचित होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि दो ही टाइप के जो इनिशियली चीजें आती है ना, चाहे देखो आप इन्वेस्ट इक्विटी मार्केट में जब भी आप जाते हो तो आप कैसे करते हो, दो ही चीजों से, या तो आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए अगर आप डीमैट अकाउंट से बचना चाहते हो, या आपको अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे बड़ी कमी होती है वो कमी ये होती है कि आपको नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर शेयर के बारे में। यस, अब जितने अब आप बोलोगे मैं तो मतलब जो है ब्लू चिप उसमें स्टॉक्स में कर दूंगा। यस, ब्लू चिप स्टॉक्स में आप कर सकते हो, उसमें कोई भी हार्म नहीं, क्योंकि आप नंबर 1 नंबर टॉप की कंपनी में कर रहे हो। तो सेंसेक्स 30 कंपनियां जितनी हैं वो आपकी नंबर 1 की कंपनियां हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद में निफ्टी 50 कंपनियों का बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है, और लार्ज कैप कंपनियां जिनका ह्यूज होता है 100 कंपनियां हो गई, जिसमें 30 50 और 50 कंपनियां शामिल हो जाती हैं। अब इसमें उसमें शामिल होने के लिए बहुत बड़ी होड़ चलती है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मान लिया बाकी भी जो कंपनियां हैं ना, तो मैं आपको एक बार एक ग्लैंस में आपको मैं ये चीज बता दूं कि जो इंडिया की मार्केट है, या इंडिया की मार्केट समझ लो, या इंडिया की जो उद्यम है, उद्यम समझ रहे हैं आप, उद्यम मीन्स जहां पे हमारे रॉ मटेरियल का या इंपोर्टेड सामानों का, जहां पे क्या बोलते हैं अपना उसको असेंबलिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, इंपोर्ट करके भी असेंबलिंग करके उसके बाद में उसका या तो डोमेस्टिक मार्केट में जो है सेल करी जाती है, या उसको एक्सपोर्ट करा जाता है, तो उसको ही हम बोलते हैं, मार्केट की भाषा में मार्केट बोलते हैं। लेकिन अब उस मार्केट की भाषा में उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब उस पैसे के लिए पहले के जमाने में क्या होता था कि ठीक है, हमारे यहां पर आप लोगों ने सुना होगा अंग्रेजों के टाइम पे सुई से लेकर के जहाज तक हमारा कहां से मेड इन ब्रिटेन करके आता था, मेड इन इंडिया कुछ भी नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में चाहे गांधी जी का मान लो, चाहे और लोगों का मान लो, स्वदेशी जो आंदोलन चला है, उसके बाद में जो हमारे यहाँ पर, अब मैं सबसे बड़ा नाम लेना चाहूंगा, हमारे जब पिताजी बोलते थे ना, अरे तू टाटा बिरला हो गया, अंबानी का कहीं नाम नहीं था, टाटा बिरला डालमिया। अब डालमिया का नाम तो मुझे आज भी नहीं सुनाई देता है, और है, लेकिन यह है कि मतलब जो है ना के बराबर हो गया है। और बिरला ग्रुप तो आपको पता ही है, बिरला की सीमेंट है, आदित्य बिरला ग्रुप है, तो और वो चल रहे हैं। लेकिन टाटा का नाम आज के टाइम पर भी है। अब उसको मैं और करूंगा, डिस्कस करूंगा तो बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, चलिए उसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद में ये अंबानी अडानी वगैरह का कहीं पर भी नाम नहीं था, ये आज के टाइम पर आए हैं। मैं सही बताऊं कि जितनी चैरिटी आज के डेट में जो मैंने देखा हुआ है, चाहे वो जिस भी साइड का हो, जितनी चैरिटी आज के डेट में टाटा ग्रुप करता है ना, उतना कोई भी नहीं करता। हाँ, लेकिन बिरला और डालमिया का भी है, चैरिटी ग्रुप उनका भी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि अब अगर इस पर हम और ज्यादा चलेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि चलो ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे। तो अब मेन बात यह हो गई कि उसके बाद में अब बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स हैं काफी महंगे हैं, आप उनको इक्का दुक्का शेयर मुश्किल से खरीद पाएंगे। उसके बाद में उनका ग्रोथ एक टाइम पे आता है, उनका ग्रोथ आता है जब उनकी साइकिल आती है। उसके बाद में उनका फिर ग्रोथ जो है क्या होता है, स्लो एंड स्टडी चलता है। आपने ले लिया तो काफी लंबे समय के बाद में फिर आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देगा, लेकिन इनिशियली जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो अब एक तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा उतने दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, तीसरा क्या होता है फिर आदमी उतने दिन इंतजार नहीं कर पाता है और डरता भी है। तो अब उसके बाद में रही बात की मझोले शेयर्स और छोटे शेयर्स, वो ज्यादा तेजी से चलते हैं। अब इस पर भी अगर डिस्कस करूंगा, उनको क्यों चाहिएगा, क्यों नहीं चाहिएगा, क्यों पैसा चाहिएगा। अब पैसा उनको लेने के लिए अगर वो बैंकिंग सेक्टर में जाता है तो काफी महंगा पड़ेगा, काफी पेचीदा हो जाता है, और उनको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये म्यूचुअल फंड जो है ना, ये आपका अस्तित्व में जब से आया है तब से उनके लिए बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अभी देखिए 22,000 करोड़ रुपए पर मंथ के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपकी एसआईपी आ रही है, जो कि आपके अपने फंड मैनेजर को चंद पैसा होल्ड करने के बाद में उसने इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज क्या है कि आपने जो मैंडेट दे दिया है कि यस भाई मैं लार्ज कैप के फंड को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो उसमें सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 65% का उस पर्टिकुलर उस ऑप्शन में, अगर आपने लार्ज कैप को ऑप्ट कर दिया तो 65% लार्ज कैप में जाएगा, उसके बाद में मिड कैप किया तो 65% मिड कैप में जाएगा, उसके बाद में आपने स्मॉल कैप किया तो
65% आपका वहां जाएगा, बाकी को आपका फंड मैनेजर कर सकता है। पहले गेन को स्टेबल करने के लिए या गेन को ज्यादा लेने के लिए म्यूचुअल फंड के मैनेजर उसमें क्या करते थे, चालाकी और चालबाजी कर देते थे। लेकिन 2018-19 के बाद से ये सेबी की गाइडलाइन आ गई है। अब यहाँ पर सेबी क्या बला है वो भी आप पूछोगे तो भैया हो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है जो कि मॉनिटर करता है आपके पैसे जो भी लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट शेयर में लग रहे हैं डीमैट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू लग रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ रहे होंगे। तो वो सेबी वहां पर क्या करती है कि आपके उसको रेगुलेट करती है, उसका प्रॉपर तरीके से ऑडिट करती है, उसको देखती है। अब कई लोगों को सवाल ये जाएगा जो पुराने व्यूअर्स हैं, यार भैया अभी तो सेबी चीफ के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, पिछले वाले के ऊपर इतना लगा था। यस, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप से परे हमने क्या है कि पिछले अगर हम 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का रिटर्न देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने, किसी इंस्ट्रूमेंट ने आज की डेट में अगर रिटर्न दिया है, किसी भी एसेट से ज्यादा दिया। अब एसेट, अब वही होते हैं कि एक एक वर्ड निकलता है तो उसको एक्सप्लेन करना हो जाता है। एसेट मींस वही होता है, एसेट एंड लायबिलिटीज दो चीजें होती हैं। लायबिलिटीज होते हैं आपके उत्तरदायित्व, तो एसेट मींस आपके पास कितने सारे एसेट हैं। एसेट वो चीजें होंगी जो आपकी कमा करके देती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें होंगी जो आपकी जेब से पैसे को निकलवाती हैं। समझ रहे हैं बात को? अभी आपका जितना अगर किसी भी एसेट ने, अब गोल्ड भी उसमें एसेट हो गया, प्रॉपर्टी भी उसमें एसेट हो गया, आपका इक्विटी भी उसमें एसेट हो गया। इक्विटी मींस अगर मैं जहां पर भी इक्विटी का उल्लेख करूंगा तो उसको आप समझिएगा क्या, इक्विटी मींस जो आपका पैसा मार्केट में लग रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी एसेट ने आपको बना करके पैसा दिया है वो इक्विटी है। मैं उसके बाद में अब वहां पर क्या पेचीदा मसला क्या हो गया, वहां पर चालाक और चालबाज लोग जो थे ना, वो लोगों को क्या करते थे, ठग लेते थे। ठग लेते थे कैसे? किसी भी चीज का रेट इतना ज्यादा बढ़ा देते थे कि जैसे उसमें खरीदारी हो गई, उसके बाद में अपना पैसा निकाल लेते थे। अब उसमें 4-6 लोगों ने क्या किया, कहीं पर भी ज्यादा पैसा लगा दिया, उसके क्या हुआ, उसकी हाइप बढ़ गई। हाइप बढ़ गई, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि उसकी उतनी वैल्यू थी नहीं। और उन्होंने क्या किया, वहां पर जब अपने पैसे को निकाल लिया, जब उसका रेट इंक्रीज हो गया, तो हमारे आप जैसे लोग वहां पर क्या कर गए, फंस गए। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों ने क्या किया कि शेयर को, डायरेक्ट शेयर को अवॉइड कर दिया कि यस हमने जाना ही नहीं है। अब हमने क्या किया, वहां पर हमारे आप जैसों ने बोला भाई ठीक है, हमें उतनी समझ नहीं, तो हम एक ऐसे बंदे की सलाह लेंगे जिसके पास हमसे ज्यादा समझ है, जिसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिसके पास कम से कम एक एनालिसिस की टीम है। अब कई लोग बोलते हैं कि 90% जो म्यूचुअल फंड के हाउसेस हैं वो कोई भी रिसर्च करते नहीं है। रिसर्च करने का मतलब ये होता है, देखो यार मैं एक बात को डिनाई करूंगा कि वो रिसर्च करते हैं या नहीं करते, इसलिए नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि आपस में उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा। भाई एक लार्ज कैप ने अगर दे दिया है तो दूसरे वाले ने नहीं दिया है, तो उसके पास एवं आएगा कैसे? तो फंड के सिलेक्शन का तरीका है, वो तरीका आपको जुमाइन टॉक्स बार बार बताता रहता है। यस, आप उसके बाद में अब आपको फंड का क्राइटेरिया, आप यस इक्विटी क्या है, जोखिम से भरा हुआ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मैं एक चीज ये क्लियर कर दूं कि भाई मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। जो हमने देखा है, सीखा है, जो हमने परखा है 49 साल की उम्र में, वो चीजें आपको बताता हूं। तो सबसे ज्यादा एक तो गेन देने वाली चीज क्या है, इक्विटी है। दूसरी चीज क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए और उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। डाइवर्सिफाई वर्ड भी अगर मैं यूज करूं, डाइवर्सिफाई मींस क्या है कि आपका डिफरेंट कंपनियों में डिफरेंट एलोकेशन हो जाता है और उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आपकी जीडीपी और आपके जो आपका इन्फ्लेशन है उसको दोनों को बीट करता हुआ रिटर्न जहां से मिलता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। यस, और वहां पर आपका पैसा चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आप इंश्योरेंस में लगा रहे हैं, चाहे बैंकिंग एफडी में लगा रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी लगा रहे हैं, बैंक की एफडी में आप क्या सोच रहे हो, वो लोन लोगों को देने के अलावे क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, उनका अलग अलग अपना अपना म्यूचुअल फंड का हाउस है, उन्होंने खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, वो सीधी सी बात है वहां पर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिनको आप क्या करेंगे, उसके सहारे आप जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वहां पर जो बात उठ रही है, बात क्या उठ रही है कि भाई जो आज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है एनएफओ। अब जैसे मान लिया पर्टिकुलर कंपनी को अगर अपना पैसा लेना तो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है। वो पब्लिक के लिए कुछ दिन के लिए उसको ओपन करती है, पब्लिक उसमें खरीद सकते हैं, कुछ उसका वो बेस प्राइस रखते हैं, उसके बाद में आगे उसका वहां पर उनको उतना पैसा आ जाता है। अब जैसे पेटीएम ने आईपीओ लाया था, शर्मा जी की बैंड बज गई, उसके बाद में उनके पास पैसा तो आ गया लेकिन शर्मा जी उसको मैनेज नहीं कर पाए, उनको लग गई शनि की नजर। ठीक है, तो और भी एग्जांपल है आईपीओ आने के बाद, और कई सारे आईपीओ ने 2 गुना 3 गुना भी कर दिया है। तो अब
अब आप बोलोगे कि मैं आईपीओ में क्यों ना लगाऊं, देखो भाई उससे बचना चाहिए। अब वो इसलिए बचना चाहिए क्योंकि उसमें रिसर्च करना ना वो हमारे आपकी बस की नहीं है। वैसे सेम थिंग होती है जो आपका एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर जो होता है वो पब्लिक के लिए ओपन करा जाता है जब आपका इनिशियल कोई फंड आता है। लेकिन मैं एनएफओ में जाने के लिए नए इन्वेस्टर्स को इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि आपको 4 या 5 फंड से ज्यादा आपके लिए मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आप उसकी चर्निंग नहीं कर पाते हैं, आप उसमें लमसम नहीं कर पाते हैं। अब जो लमसम का वर्ड भी आ रहा है तो अभी अब मैं इस पे सारे पे करूंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको लेकर के नहीं चलूंगा, धीरे 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 आपको समझाऊंगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है हम उस पर आ जाते हैं। तो एनएफओ में एक्चुअली निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एनएफओ में निवेश करने के लिए न्यू इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। जिनको कम से कम 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो गया है उनको ही एनएफओ में जाना चाहिए। अगर जिनके पास 4 फंड 3 फंड 4 फंड को लेकर के चल रहे हैं तो 5 फंड 6 फंड लेने में कोई बुराई नहीं, आप एक एनएफओ ले सकते हैं अगर आपको समझ है तो। अगर नहीं समझ है तो आपको बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए क्योंकि देखो अनुभव कोई एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उस फंड ने फंड का मैनेजर हो गया, फंड की टीम हो गई, फंड उसके बाद में उसने काम करना शुरू कर दिया, उसने कहां कहां पे लगाया है, अब उन्होंने तो देखने में तो उस समय एडवर्टाइज तो शुरू शुरू में आ जाता है। अब हम एडवर्टाइज के चक्कर में अगर हम पड़ जाएंगे तो मेन बात वही पड़ जाती है कि भैया हो एडवर्टाइज से बात नहीं बनती है, वहां पे बात होती है कि आप ग्राउंड में क्या रियलिटी कर रहे हो। ग्राउंड में जो रियलिटी है ना वो सबसे जरूरी होती है। तो अब एनएफओ के ऊपर आप कम से कम 3 साल 5 साल का पुराना अगर फंड नहीं है, उसने कोई उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, आपका वो फंड मैनेजर बोल तो रहा है मैं कर लूंगा, उसका एक्सपीरियंस चाहे जितना हो, लेकिन मैं अवॉइड यही करूंगा कि हमें एनएफओ से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको 5 साल या 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है और उसके बाद में आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड 4 फंड हैं तो 5वां 6वां फंड आप उसको एज ए टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन स्मॉल सा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि मैं जुगानी टॉक्स के किसी व्यूअर या सब्सक्राइबर को हमेशा फंड को चुनने का जो क्राइटेरिया बताता हूं वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलता हूं कि 3 साल 5 साल 10 साल कम से कम मिनिमम 5 साल का पुराना फंड होना चाहिए और 3 साल में 5 साल में 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करा हुआ फंड होना चाहिए। ऐसे फंड का अगर आप सिलेक्शन करते हो तो डेफिनेट है आप मार नहीं खाओगे क्योंकि आपका फंड मैनेजर जो है कसौटी पर खरा उतरा हुआ होता है और उसने जहां जहां पे सेलेक्ट करा हुआ है वो कंपनियां वो वहां से उसको गेन अच्छा खासा अचीव हो रहा है। तो आपका जो एनएबी हो गया वहां पर भी असेट ही आ रहा है, नेट असेट वैल्यू हो गया। जितनी भी चाहे 30 कंपनी हो 20 कंपनी हो 50 कंपनी हो, जहां जहां पे जिस परसेंटेज पे एलोकेट किया हुआ आपके फंड मैनेजर ने, अगर ये क्राइटेरिया आपका फंड फुलफिल कर रहा है तो यस डेफिनेट है उसको वहां से गेन हो रहा है। तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करने के अलावा एनएफओ में जाने की मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं न्यूली फंड में इन्वेस्ट करके मैं ज्यादा गेन ले लूंगा तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप ऐसे निवेश में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये मेरी सलाह है क्योंकि आपका पैसा, देखो भाई, पैसे को मैनेज करना सीधी सी बात है, एक आर्ट है। और खास करके मार्केट में पैसा लगाने के लिए मार्केट में बहुत सारा धोखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जैसे आपको नहीं मिलेंगे, जो कि निस्वार्थ भाव से आपको यस भाई आप इन्वेस्ट करो, यस भाई आप ये करो। आपको वहां पर उनका होता है कि उनका इंटरेस्ट कितना है। आज के टाइम पर सीधी और साफ सी बात है, आदमी पूछ लेता मैं आपकी ये मदद करूं तो मेरा उसमें क्या फायदा है। फैक्ट बताऊं मैं, हर आदमी की इस समय इस कलयुग में 21वीं सदी में सोच यही होगी कि मेरा इसमें क्या फायदा है भाई। अब आप बोलोगे आप तो चैनल चला रहे हो, उसके बाद अरे यार मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर मैं एक लड़का बैठा दूं बाकायदे थंबनेल को बनाए बाकायदे उसके बाद में करे तो अच्छा खासा ग्रो करके यस मेरा होगा। मेरे को इतना भौंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन चीजों से परे होकर के जितना भी मैं करता हूं खुद के हाथ से मैनेज करता हूं। नो एडिटिंग, नो कटिंग, नो थंबनेल, नो ये, सीधा और सिंपल सी बात, मैंने आपसे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद में आपको मैंने परोस दिया है। यस, ये मेरा है कि मुझे उस चीजों से परे मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप कम से कम उन चीजों को सीखो जो मैंने 49-50 सालों में सीखा है। खास करके नए लड़के, अगर नए लड़के उन चीजों को सोच करके चलेंगे तब जाकर के बात बनेगी। अगर आप अपना नजरिया जो है 10 साल के 15 साल के बाद में अपना विजन नहीं क्लियर करोगे तो आई होप कि आप उसके बाद में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास भी 2 ही हाथ है जैसे मेरे पास 2 ही हाथ है। कितना काम कर लोगे भाई, कितना अर्निंग कर लोगे भाई। आप बोलोगे मैं तो हाड़ तोड़ मेहनत करता हूं, हाड़ तोड़ मेहनत कर लो। अब उसके बाद में अगर आप उसको काम
आप अपने किए हुए काम का जो उत्सर्जन कर रहे हो, जो भी अर्न कर रहे हो, आप उसको अगर काम पे नहीं लगाओगे उसका फिर क्या मतलब है यार। जब तक आपके लिए हजारों हाथ काम नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। और वो हजारों हाथ काम करने के लिए वही है कि जो आप सवेरे से लेकर के शाम तक जितने सामान यूज कर रहे हो, जितने प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, उन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप भागीदार कैसे बन रहे हो। उस भागीदारी के लिए मैं माधुरी पुरी बूच मैम का क्यों समर्थन करता हूं। चाहे उनके ऊपर लाख आरोप लग जाएं, लेकिन कम से कम उन्होंने जो उस विजन को देखा है कि यस, कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर 250 रुपए से भी मेरा एक आम आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है तो यस, मैं उसको मौका दूंगी। ये कथन है सेबी चीफ के, माधुरी पुरी बूच मैम के। अगर जो आदमी आम लोगों के बारे में सोच रहा है, यस मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर उन्होंने इतने बड़े पद पर बैठी हुई, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, इतनी बड़ी फाइनेंशियल संस्था की, आपका म्यूचुअल फंड ही कम से कम 62 लाख, कहा 9 लाख करोड़ नहीं था, 8 लाख करोड़ नहीं था, 62 लाख करोड़ आज की डेट में। 50 लाख करोड़ का दिसंबर में मैंने आपको बताया था 50 लाख करोड़ हो गया है। आज के टाइम पर 62 लाख करोड़ रुपया आपके फंड हाउसेस मैनेज कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, 22,000 करोड़, 15,000 करोड़ पर मैंने बोला था अरे यार 15,000 करोड़ मैनेज हो रहा है, 22,000 करोड़ रुपए पर मंथ एसआईपी के द्वारा आ रहे हैं। अगर वो उस पद पर जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वहां पर बैठी हुई, तो कहां थी आपकी एजेंसीज, कहां थे आपके पूरे सिस्टम, क्यों नहीं उनको जो है कर पाई, टैकल कर पाई, क्यों नहीं उनको ट्रेस कर पाई हैं। तो भैया हो, आरोप लगाना बड़ा आसान है, सच्चाई उसमें कितनी है, उसमें उसके बाद में झूठ कितना है, वो चीजें आनी चाहिए ना सामने। किसी पद पर बैठे हुए आदमी को तो आप तुरंत ही आरोप लगा दोगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जिन्होंने आम लोगों के बारे में सोचा है, मैं तो सही बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत लोअर लेवल से उठ करके भैया मैं यहां तक पहुंचा हूं। क्या क्या काम नहीं किया है हमने। कुदाल हमने चलाई है, हल हमने चलाया, फावड़ा हमने चलाया है, जो गन्ना हमने गोड़ा है, गन्ना हमने बोया है, खाद हमने बोई है, बीज हमें बोने आता है। हर काम करके आज के टाइम पर एक केवल सिर्फ और सिर्फ प्लेन उड़ाना भाई हमें नहीं आता है। सीधी और से जो सिंपल सी बात है, हालांकि मैं पीसीएम स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरे फादर इतने बड़े वो नहीं थे कि मतलब वो मुझे उतनी फीस दे सके कि मैं कहीं पर भी एबीएस मतलब फ्लाइट उसको जो है वो कर सकूं, मैं अपना ज्वाइन कर सकूं। तो मुझे वो नहीं आता है, बाकी कुछ भी दे दो, यस आई विल डू, आई विल डू। तो भैया यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ी है, रात दिन एक करना पड़ा है। न जाने कितने लोगों को, चाहे जो भी बोलो, साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाना पड़ा है। तो यस करना पड़ता है भाई, जिंदगी है ये, इसी को तो बोलते हैं नीति बोलते हैं। और वो आप में आना चाहिए, आपके परिवार में आना चाहिए, आपके बच्चों में आना चाहिए। वो आएगा कैसे, जब आप जुगाई टाक से जुड़ोगे तब तो आएगा। आएगा कैसे, चचू खोलोगे तब तो आएगा। दिमाग का जो तार है, इसको जब तक नहीं हिलाओगे तब तक नहीं आएगा। इसको हिलाना पड़ेगा, इसको जगाना पड़ेगा, जुगाई टाक से जुड़ना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो यस यार डेफिनेट है, इसको ज्वाइन करो और उसके बाद में और लोगों तक फैलाओ। मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा बस थैंक यू।